This is Sir's classroom. अस्सलाम वालेकुम। हम बायोलॉजी क्लास 9 के चैप्टर 1 का 5वां लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि है मलेरिया बायोलॉजिकल मेथड की एक मिसाल, एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इससे पहले हम रिकैप कर लें कि बायोलॉजिकल मेथड जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसकी बेस पे ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, फिर उस ऑब्जर्वेशंस पे हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं और हाइपोथेसिस को यूज करते हुए हम इफ और देन लगा के डिडक्शंस बनाते हैं और डिडक्शंस के ऊपर हम फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और एक कंट्रोल ग्रुप होगा, और फिर हम रिजल्ट्स बनाते हैं और उनको फिर रिपोर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर वो हाइपोथेसिस साबित हो गया तो फिर हम उनको रिपोर्ट कर देते हैं, अदरवाइज हम दूसरा हाइपोथेसिस बनाते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो थ्योरी आगे और लॉ और प्रिंसिपल्स भी इसी एल्गोरिदम में आते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल मेथड आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो अब हम मलेरिया की एग्जांपल देखते हैं। मलेरिया का जो पहला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इसके रिलेटेड था कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया के पिछले हजारों लाखों साल पहले के शवाहिद मौजूद हैं। 2000 साल पहले भी इनको डिस्क्राइब किया गया, जैसे हिप्पोक्रेटिस, जिसको बुकरात कहते हैं, उसने बार बार आने वाले बुखार यानी कि पीरियोडिक फीवर को डिस्क्राइब किया हुआ है। मलेरिया की अलामात जो हैं उसमें ये पीरियोडिक फीवर है, जैसे वक्फे वक्फे से आने वाला बुखार है, चिल्स यानी सर्दी के साथ बुखार होता है, हेडेक होता है, मसल एक्स होते हैं, टायर्डनेस होती है और नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया भी पॉसिबिलिटी होती है, और सीवियर केसेस में अनीमिया यानी खून की कमी, यरकान, जॉन्डिस, सीशर्स जो कि दौरे पड़ना, फिट्स पड़ते हैं, और किडनी फेल भी हो सकते हैं, और बहुत सीवियर केस में डेथ भी वाकई हो सकती है। तो सदियों से देखा जाने वाला ये बुखार, जिसे मलेरिया का नाम दिया गया, इसकी आखिर वजह क्या है? ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 की रिकग्निशन हुई। मलेरिया की ऑब्जर्वेशंस भी कई सदियों तक मुहित हैं। ये 4 ऑब्जर्वेशंस की गई थी। अगर हम पीछे 3-4 सदियां पहले चले जाएं तो उस वक्त ये ऑब्जर्व किया गया कि मलेरिया और मार्शी एरियाज यानी कि दलदली इलाके, या आप छप्पड़ कह दें, उनके दरमियान में कोई ताल्लुक है। ठीक है, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन मार्शी एरियाज एंड मलेरिया। दूसरी चीज़ ये नोट की गई कि क्नीन एक केमिकल सब्सटेंस है, वो मलेरिया का मौसर इलाज है। फिर एक चीज़ ये भी देखी गई कि ये जो मार्शी एरियाज या दलदली इलाकों का जो गंदा पानी है वो पीने से मलेरिया नहीं होता। फाइनली फिर एक चीज़ जो ऑब्जर्व की गई वो था कि एक पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मोडियम उसको कहते हैं, ये मलेरिया के पेशेंट्स के खून के अंदर पाया गया। ये जो 4 मुशाहिदात हैं, इनको हम ज़रा एक एक करके देख लेते हैं। पहला है मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशंस, यानी कि दलदली या छप्पड़ वाले इलाके जो हैं इनका मलेरिया से कोई ना कोई ताल्लुक है। एक्चुअली जो नाम मलेरिया है वो बड़ा ही मैला और एरिया, ये दो इतालवी ज़बान के अल्फाज हैं। मैला और एरिया दोनों को मिला के मलेरिया कहा गया। मैला का मतलब है ख़राब, बैड, डर्टी, और एरिया एयर को कहते हैं। तो ख़राब आबो हवा को मलेरिया कहा गया। तो ये ऑब्जर्वेशन की गई कि ये छप्पड़ वाले जो इलाके हैं जहाँ पे गंदी आबो हवा है, वहाँ पे ये बीमारी पाई जाती है। दूसरी चीज़ थी क्नीन, एक ऐसा केमिकल है जो इसका मौसर इलाज है मलेरिया का। इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 16वीं सदी में
لوگوں نے یہ نوٹ کیا کہ جو لوکل آبادی تھی جو کہ وہاں کے جنگلی آپ سمجھ لیں ایکواڈور کے، پیرو کے، بولیویا کے، یہاں کے اس کے علاقے کے رہنے والے، وہ ایک درخت کی چھال استعمال کرتے تھے جس کو سنکونا کہا جاتا، سنکونا، اس کی جو بارک یا اس کی جو چھال ہے وہ استعمال کرتے تھے بار بار آنے والے بخار کے لیے، جو کہ پاسبلٹی تھی کہ ملیریا تھا۔ اس کی چھال کو وہ پاؤڈر بنا کے، کیونکہ یہ کڑوی ہوتی تھی، اس میں تھوڑا سا میٹھا کو ڈال کے اس کو وہ کھاتے تھے اور وہ جو ملیریا کا بخار ہے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس کو وہ اپنی زبان میں کوئنا کوئنا کہتے تھے۔ کوئنا کا مطلب ان کی زبان میں تھا بارک یا چھال، ٹھیک ہے؟ تو بارک بارک وہ اس کو کہتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ بارک آف دی بارک، یعنی کہ چھالوں میں سے چھال، یعنی وہ اس کو ایک مقدس چھال کے طور پہ بتاتے تھے۔ تو یہ پھر یہاں سے ایکسپورٹ کیا گیا اسپین پہلے، پھر اسپین سے آگے سارے یورپ میں پھیلا، پھر 17ویں صدی، 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے شروع تک یہ استعمال کیا جاتا رہا پورے یورپ میں۔ 19ویں صدی کے شروع میں 1820 میں اس کے اندر سے کنین ایکسٹریکٹ کی گئی، اس بارک کے اندر سے، اس چھال کے اندر سے، تو پھر اس کنین کو استعمال کیا جانے لگا۔ تو ایسے ہمیں یہ دوا کنین کے طور پہ مل گئی، جو کہ ملیریا کا مؤثر علاج تھا۔ پھر تیسری ہم نے یہ کہی آبزرویشن تھی کہ جو یہ مارشی ایریاز ہیں، جو کہ دلدلی علاقے ہیں، ان کے پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا۔ ایکچولی کچھ لوگوں کو، کچھ نارمل لوگوں کو دلدل کا پانی پلایا گیا اور ان کو ملیریا نہیں ہوا، جس کے بعد یہ آبزرویشن دے دی گئی۔ 1880 میں چارلس لوئس الفونزے لیوران، آپ لیوران صرف یاد کریں، یہ ایک فرینچ آرمی میں ڈاکٹر تھے جنہوں نے جو الجیریا میں ایک ملٹری ہاسپٹل کے اندر ریسرچ کی اور ایک پیراسائٹ جو کہ مائکرو آرگنزم پیراسائٹ تھا، جس کو پلازموڈیم کا نام دیا گیا، وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ملیریل پیشنٹس تھے ان کے خون میں وہ موجود تھا۔ اس کے بعد ایک چوتھا آبزرویشن یہ دے دی گئی کہ ملیریا کے مریضوں کے خون میں پلازموڈیم دیکھا گیا ہے۔ ہم نے بایولوجیکل پرابلم 1 ملیریا کے بارے میں جو کہ ہے واٹ از دی کاز آف ملیریا، ملیریا کی وجہ کیا ہے، اس کی آبزرویشنس دیکھیں ڈیٹیل میں، اور ڈیٹیلز اس لیے تھیں کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، ادروائز آپ کو یہ 4 ہی یاد کرنی ہے۔ تو اس کی بیس پہ ہائپوتھیسس جو بنایا گیا وہ تھا کہ پلازموڈیم از دی کاز آف ملیریا، ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے، اور ڈیڈکشن پھر وہی اف دین کی اسٹیٹمنٹ، اگر اور تو، کہ if plasmodium is the cause of malaria then all malarial patients should have plasmodium in their blood۔ اگر پلازموڈیم ملیریا کی وجہ ہے تو تمام ملیریا کے مریضوں کے خون میں پلازموڈیم موجود ہونا چاہیے۔ اب اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے گئے اور ریزلٹس بنائے گئے۔ 100 ملیریا کے پیشنٹس اور 100 ہیلدی لوگ، ان کے خون کے نمونے لیے گئے، اور جب ان کو ایگزامن کیا گیا مائکروسکوپ کے انڈر تو زیادہ تر ملیریا کے پیشنٹس میں پلازموڈیم پایا گیا۔ تو ہائپوتھیسس ایکسیپٹ ہو گیا کہ پلازموڈیم از دی کاز آف ملیریا۔ اب بایولوجیکل پرابلم 2 آ گئی، ٹھیک ہے، پلازموڈیم کا تو ایکسیپٹ ہم نے کر لیا کہ پلازموڈیم جو ہے وہ کاز ہے ملیریا کی، لیکن اب دوسری پرابلم یہ تھی کہ یہ پلازموڈیم انسان کے بلڈ میں داخل کیسے ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر تھے امریکن، AFA کنگ، جنہوں نے 1883 کے اندر کوئی 20 کے قریب آبزرویشنز کی، جس میں سے 3 یہاں پہ جو امپورٹنٹ ہیں وہ یہاں پہ دے رہے ہیں، آپ کی بک میں بھی یہی 3 گیون ہیں۔ پہلا تھا کہ جو لوگ گھر سے باہر سوتے تھے انہیں
گھر کے اندر سونے والوں کے نسبت ملیریا کے امکانات زیادہ تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ جو باہر سوتے تھے اور ماسکیٹو نیٹس، مچھردانی کہتے ہیں، اس کا استعمال کرتے تھے، ان کو بھی چانسز کم تھے ملیریا ہونے کے کمپیئر ٹو جو کہ بغیر مچھردانی کے سوتے تھے۔ تیسرا یہ کہ جو لوگ اسموکی فائر یعنی کہ دھوئیں والی آگ کے قریب سوتے تھے ان کو بھی ملیریا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ دھوئیں والی آگ پہ مچھر کم آتا ہے۔ تو ان آبزرویشنز کی بیس پہ جو ہائپوتھیسس بنایا گیا وہ یہ تھا کہ ماسکیٹوز ٹرانسمٹ پلازموڈیم سو آر انوالوڈ ان دی اسپریڈ آف ملیریا، کہ یہ وہ سارے آبزرویشنز ایسی ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ ماسکیٹو کی انوالومنٹ ہے ملیریا پھیلانے میں۔ اور اس کو ڈیڈکشن پھر if اور then کے ساتھ کیا گیا کہ if mosquitoes are involved in spread of malaria then plasmodium should be present in the mosquito's egg. A mosquito can receive plasmodium by biting a malarial patient. جو ملیریا کا پیشنٹ ہے اس کو بائٹ کرنے سے ماسکیٹو میں پلازموڈیم آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اس میں پلازموڈیم موجود ہے اور وہ کہاں سے آیا کہ اس نے کسی ملیریا کے پیشنٹ کو کاٹا تھا۔ آگے چلنے سے پہلے سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا دیں اور لائک بھی کر دیں۔ ان دو ڈیٹیکشنز کے لیے کہ پلازموڈیم مچھر میں پایا جاتا ہے اور یہ کہ وہ مچھر کے اندر ایک ملیریا کے پیشنٹ کو کاٹنے سے ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے رونلڈ راس انڈیا میں ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے تجربات کیے۔ انہوں نے ایک مادہ فیمیل انوفلیز ماسکیٹو، ایک تو یہ کہ انوفلیز ماسکیٹو کی وہ قسم ہے جو انسانوں کو کاٹتی ہے اور ملیریا پھیلاتی ہے، اور فیمیل یعنی مادہ اس لیے کہ مچھر کی ساری اقسام میں فیمیلز ہی کاٹتی ہیں، میل نہیں کاٹتے۔ فیمیل کے جو ماؤتھ پارٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو کاٹ سکتے ہیں، میل نہیں کاٹ سکتا، اور اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جو ان کے اندر ایگز ہیں ریپروڈکشن کے دوران ان کی گروتھ کے لیے جو نیوٹریشن ضرورت ہوتی ہے وہ انسان کے خون سے ملتی ہے۔ تو ڈونلڈ راس صاحب نے فیمیل انوفلیز ماسکیٹو کو ملیریا کے پیشنٹ کو کاٹنے دیا، اور پھر اس نے کچھ دنوں بعد اس ماسکیٹو کو مارا اور اس نے یہ دیکھا کہ پلازموڈیم اس کے میدے میں ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ تو پہلا پروف ہمیں تو یہ مل گیا کہ انوفلیز ماسکیٹو کے میدے کے اندر ہمیں پلازموڈیم نظر آ گئے، اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ جو ملیریا کا پیشنٹ ہے اس کے کاٹنے سے اس میں ٹرانسفر ہوا۔ دوسرا پروف ہمیں پھر یہ چاہیے ہے کہ یہ جو پلازموڈیم والا مچھر ہے جس کے اندر پلازموڈیم ہے، اگر یہ انسان کو جو کہ ہیلدی ہو اس کو کاٹے تو یہ پلازموڈیم اس میں ٹرانسفر بھی ہو جائے۔ تو اس دوسرے پروف کے لیے جو رونلڈ راس صاحب تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک انفیکٹڈ ماسکیٹو کو الاؤ کرے کہ وہ ایک ہیلدی پرسن کو کاٹے اور یہ پتہ لگایا جائے کہ اس میں ملیریا ٹرانسفر ہوا کہ نہیں۔ لیکن یہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت رسکی ایشو تھا، کیونکہ ملیریا اس زمانے میں بہت بڑی بیماریوں میں سے کنسیڈر ہوتی تھی۔ تو اس نے اس کا پھر یہ حل نکالا کہ اس نے ایک اور مچھر کی قسم جس کو کیولیکس کہتے ہیں، کیولیکس ماسکیٹو، اس کو الاؤ کیا کہ وہ سپیرو کو کاٹے۔ کیولیکس ماسکیٹو کے بارے میں یہ جانا جاتا تھا کہ وہ چڑیا کے اندر ملیریا پھیلانے میں ملوث ہے۔ چنانچہ پھر اس نے وہی چیز جو انسانوں میں اسٹڈی کی وہ اسٹڈی کی کہ جو پلازموڈیم تھا وہ ان مچھروں کے سٹمک کے اندر پایا گیا، اور یہ دیکھا گیا کہ وہ وہاں سے موو ہو کے ان کے سیلیوری گلینڈس میں آ رہے ہیں۔ سیلیوری گلینڈس ہوتے ہیں جو کہ تھوک پروڈیوس کرتے ہیں، رال پروڈیوس کرتے ہیں، منہ کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ منہ جو ہے وہ موئسٹ رہے۔ اب اس نے یہ دیکھا کہ جو ماسکیٹوز کے سٹمک کے اندر پلازموڈیم ملٹی پلائی ہو رہا ہے اور وہ ان کے سیلیوری گلینڈس میں جا رہے ہیں۔ مزید اب اس نے پھر یہ جو انفیکٹڈ ماسکیٹوز تھے ان کو یہ الاؤ کیا کہ وہ سپیروز کو کاٹیں جو کہ ہیلدی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے دیکھا کہ اس کے اندر پلازموڈیا
ग्रो कर रहे थे. प्लाज्मोडिया इज प्लूरल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की जमा है. ठीक है, तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ और उस साइकिल से फिर ये हाइपोथेसिस प्रूव हो गया कि मॉस्किटो ट्रांसमिट्स प्लाज्मोडियम, मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया. ठीक है, ये साइकिल, ये तस्वीर पूरी कंप्लीट हो गई कि बीमार चिड़िया, उसको क्यूलेक्स मॉस्किटो ने काटा और मलेरिया इसमें ट्रांसफर हो गया. प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फिर उसने जब हेल्दी चिड़िया को काटा तो उसमें ट्रांसफर हो गया और वो भी फिर बीमार हो गई और फिर वो बीमार से अगेन ये साइकिल यहाँ पे आ गया जिसमें दोबारा उसको क्यूलेक्स ने काटा और क्यूलेक्स ने फिर हेल्दी स्पैरो को काटा एंड सो फोर्थ. ये पूरा एक साइकिल बन गया. ठीक है, जबकि इंसानों के अंदर सिर्फ अभी तक ये चीज प्रूव हुई थी कि एनोफिलिस मॉस्किटो जब बीमार आदमी को काटता है तो उससे वो प्लाज्मोडियम ले लेता है. प्लाज्मोडियम का ट्रांसफर जो है वो अभी तक डायरेक्टली प्रूव नहीं हुआ था ह्यूमन बींग्स में, लेकिन 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट से जिन्होंने ये तजर्बात किए कि एनोफिलिस मॉस्किटो को पहले मलेरियल पेशेंट से बाइट कराया, इन्फेक्ट हो गए वो मॉस्किटोज, जो कि पहले भी साबित हो गया था, और फिर उसके बाद उनको अलाउ किया कि वो हेल्दी ह्यूमन को काटें और फिर उन्होंने ये देखा कि वो बाद में उसको मलेरिया हो गया और इस तरह ये पूरा हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया जिससे हमें ये जाहिर हुआ कि जो एनोफिलिस मॉस्किटो है वो मलेरिया फैलाने में इन्वॉल्व है. यहाँ पे हमारी जो ये मलेरिया की एग्जांपल है बायोलॉजिकल मेथड के लिहाज से वो ख़त्म हो गई. दो तीन चीज़ें इसी रेफरेंस से कुछ और हैं, वो आपकी बुक में है तो हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि अगर ये आ जाए तो हमें पता हो. एक तो ये कि व्हेन फीमेल मॉस्किटो pierces the skin with mouth parts, a small amount of saliva is injected into the wound before drawing blood. The saliva prevents the blood from clotting in the food canal of the mosquito. मकसद क्या कि जो मादा मच्छर है जिसको हमने पहले भी डिस्क्राइब किया, वो जब इंसान को काटती है अपने जो मुंह के हिस्से हैं उससे, तो उसके जल्द में सुराख करती है और इससे पहले कि वो खून चूसे वो थोड़ा सा थूक अपना या सलाइवा कह लें, अंग्रेजी में सलाइवा कहते हैं, या राल कह दें, वो उसके अंदर दाखिल कर देती है जिससे उसके अंदर जो खून जो जमने की सलाहियत है वो उस जगह पे ख़त्म हो जाती है. और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब वो मच्छर खून पीती है तो उसके अंदर जो उसकी खाने की नाली है उसमें खून जमता नहीं है, क्योंकि इंसान का खून कोगुलेट कर जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं क्लॉट कर जाता है, तो इसके थूक की वजह से क्लॉट नहीं करता और उसके खाने की नाली के अंदर वो नहीं जमता. अब इसी थूक से वो मलेरिया का जो जरासीम है, प्लाज्मोडियम है, वो भी ट्रांसफ़र कर देती है. ठीक है, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए है. ये वैसे आपकी बुक में एक इतना ही पैराग्राफ गिवन है, तो कोई हर्ज नहीं है, इतने एडिशनल मालूमात में हो सकता है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए. फिर एक और चीज़ इसी तरह की है, वो है कि वेक्टर को डिस्क्राइब किया गया है. वेक्टर यहाँ पे बायोलॉजिकल वेक्टर है, ये फिजिक्स वाला वेक्टर या मैथ्स वाला वेक्टर नहीं है. ये वर्ड जो वेक्टर है इसका मतलब होता है ट्रांसमीटर. एनी ऑर्गेनिज्म विच कैरीज पैरासाइट एंड ट्रांसफर्स इट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज कॉल्ड वेक्टर. वेक्टर का मतलब है मुंतकिल करने वाला. तो कोई भी जानदार जो किसी पैरासाइट, पैरासाइट को उर्दू में तुफैलिया कहते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, तो जो किसी भी पैरासाइट को अपने साथ लेकर एक जानदार से दूसरे जानदार तक मुंतकिल करे वो
वेक्टर कहलाता है। फिर एक और चीज गिवन है, ये भी देख लेते हैं। डेंगू फीवर के बारे में आजकल बहुत कॉमन है। डेंगू वायरस से फैलता है, ठीक है, ये वायरस होता है जो डेंगू करता है, लेकिन ये भी एक किस्म के मच्छर से ही फैलता है। वो मच्छर की जो किस्म है उसको एडीज एजिप्टाई बोलते हैं, जिसके ऊपर जेब्रा की तरह की वाइट और ब्लैक धारियां होती हैं। ये डेंगू हेमरेज, हेमरेज का मतलब होता है खून का रिसना। हेमरेज फीवर के जिसकी अलामात ये होती हैं: हाई ग्रेड फीवर, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लड इन यूरिन और एनलार्ज्ड लिवर। इसकी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल अभी मौजूद नहीं है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि सेकंड अटैक जो होता है वो ज़्यादा सीरियस और डेंजरस हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। और इसकी बेस्ट प्रिवेंशन वो यही है कि आप अपने आप को मॉस्किटो बाइट से बचाएं और ऐसे इकदामात लें कि जो मॉस्किटो है उसकी ब्रीडिंग, उसका जो बढ़ना है, उसकी अफजाइश है, वो ना हो सके। ये मच्छर एजिस इजिप्टाई ये साफ पानी का मच्छर है। तो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे साफ पानी कुछ देर के लिए खड़ा हो सकता है, जैसे गमलों के नीचे ट्रे होती है, टायर होते हैं, कोई और पूल पानी का होता है, इस तरह के जो पानी के रेजरवायर्स जहाँ पे साफ पानी थोड़ी देर के लिए खड़ा हो सकता है, तो इसमें इनकी अफजाइश हो सकती है। तो इसको अगर हम अवॉइड करें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। उर्दू की किताब में ये कुछ थोड़ा सा एक सेक्शन है जो कि हम देख लेते हैं कि डेटा को तरतीब देना और उसका तज्जिया करना। डेटा को इकट्ठा करना, उसका एक ख़ास तरीका होता है जो कि साइंसदान अडॉप्ट करते हैं। इससे जो आपकी रिसर्च है उसका उसके डेटा के सही होने और मियारी होने का पता लगता है, उसकी तायद होती है। उस डेटा को हम ग्राफ्स में भी दे सकते हैं, टेबल्स में भी दे सकते हैं, फ्लो चार्ट्स में भी, मैप्स में भी, ये जैसे हमने पहले भी कहा था। फिर उसका जो तज्जिया करना है वो तो बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स उसमें इन्वॉल्व है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसमें की जाती है। आपकी बुक में ये दो टर्म्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो होपफुली अगर इसी में से अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा। पहला है तनासब, जिसको इंग्लिश में रेशो कहते हैं। कोई भी जो दो नंबर जब आप उनको तकसीम करें तो उसका जो हासिल तकसीम है उसको कोशेंट इंग्लिश में कहते हैं। वो मिलता है जैसे 50/150 इज इक्वल टू 1/3, यानी 1/3। और अगर उसको फ्रैक्शंस में देखें तो 0.33 बनता है। इसको अगर तनासब में या रेशो में शो करना हो तो हम दरमियान में कोलन का साइन जो है, ये डबल डॉट कहते हैं, ये जो ये वाला है, इसको हम डाल देते हैं। तो इसका फिर जो तनासब है या रेशो है वो 1:3 बनती है। दूसरी चीज प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि दो रेशोज आपस में बराबर हैं, और इसको शो करने के लिए ये डबल डॉट दो दफा डाल देते हैं, यानी कि 4 डॉट्स इकट्ठे डालते हैं, तो इससे इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम फर्ज करें ये लिखें A:B इज इक्वल टू C:D, ये हमें बताएगा कि तनासब A:B बराबर है तनासब C:D के। बाय द वे इस टू इस कोलन को जब रेशो में इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे बोलते हैं। तो ऊपर की मिसाल में जो प्रोपोर्शन है वो ऐसे बन जाएगी कि 50:150 इज सेम एज 1:3। तो डबल डॉट के साथ हम दिखा सकते। फिर एक आपके बुक में एक मिसाल है कि अगर बायोलॉजिस्ट ने 20 चिड़ियों को मच्छर से कटवाया और उसने ये देखा कि उनमें से 14 चिड़ियों को मलेरिया हो गया, तो अगर वो यही एक्सपेरिमेंट 100 चिड़ियों पे करे तो कितनी चिड़ियों को मलेरिया होगा? ठीक है, तो पहला तनासब तो हमारा फर्स्ट रेशो ये है कि 14:20। दूसरा तनासब, उसमें हमें सिर्फ एक पता है और वो है 100।
दूसरा हम ने मालूम करना है। तो टोटल चिड़िया पहले 20 थी, अब 100 हो गई। तो उसमें से 14 को मलेरिया होता, तो इनमें से कितने को मलेरिया होगा, तो हमने उसको x यहाँ पे कह दिया। तो अगर हम प्रोपोर्शन में लिखें तो वो ये बनता है x इज टू 100 डबल डॉट 14 इज टू 20। ठीक है, इसको अगर हम इक्वेशन में लिखें तो ऐसे आ जाएगा x ओवर 100 इज इक्वल टू 14 ओवर 20। दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, 100 से कट गए, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा। तो ये इधर से नीचे आ गई ये टर्म, और आगे फिर हमने इसको सॉल्व किया तो 70 आ गया, 70। यानी 100 में से 70 चिड़ियों को मलेरिया होगा। तो इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये तो एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसको हम इतना ही रखते हैं जितना आपकी बुक में है। फिर उर्दू में ही मैथमेटिक्स के बारे में है कि साइंटिफिक प्रोसेस का अहम जुज़ है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड में इतलाकी मैथमेटिक्स, इतलाकी का मतलब होता है अप्लाइड। एक तो हम ये मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना कि थ्योरी में, जो जैसे अभी हमने पढ़ा तनासब का और प्रोपोर्शन का, फिर हमने उसकी एग्जांपल की, वो इसकी अप्लाइड थी कि वो हमने उसको अमली तौर पे कहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, इसको अप्लाइड साइंसेस भी कहा जाता है कि साइंस कहाँ पे अप्लाई हो रही है। साइंस की स्टडीज का कोई फायदा नहीं अगर हम उसको अप्लाई ना करें। जैसे हमें अपने मजहब की मालूमात के बारे में भी कोई उसका फायदा नहीं जब तक हम अपनी जिंदगी में अप्लाई ना करें। इसी तरीके से साइंस भी अप्लाइड होती है, को अप्लाइड साइंसेस कहते हैं, और अप्लाइड जब मैथमेटिक्स होती है तो उसको अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं। तो मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है? बहुत सारी जगहों पे। 3 का जिक्र यहाँ पे है। जीन्स तलाश करने में, जो कि हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखा था। फिर प्रोटीन्स की साख्त मालूम करने में, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। फिर एवोल्यूशन, इर्तिका के पुरानियां निकालना के फलानी चीज कितने साल पहले कैसी थी, उसको अगर हमने अप्लाई करना हो तो वहां पे भी मैथ्स यूज करते हैं। सो दैट एंड्स चैप्टर 1 ऑफ इंग्लिश और चैप्टर 1 ऑफ उर्दू, और बहुत सा उसका हिस्सा चैप्टर 2 का भी। तो इसके बाद हम आगे जो बायोलॉजिकल मेथड हैं और उसकी मलेरिया की एग्जांपल, और जो हमने ये आज लेक्चर में किया है, इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उनको कैसे हल करना है, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम उस पे करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।